जी, नमस्कार। मैं एमज़िली सर रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग हमारी एग्ज़ाम्स जो हैं नॉटसेट, डीएसएसबी, एसआईसी वो बहुत पास आती जा रही हैं। आप सभी को पता है कि नॉटसेट का जो एग्ज़ाम है 14 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है, जिसके अंदर 2 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। होता है, नहीं होता है, सभी को पता है। देखो, जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवा रहे हैं, वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, प्री और मेंस के लिए। क्योंकि ये एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बट जो प्री के अंदर भी क्वेश्चंस यही पूछे जाएँगे। प्री के अंदर थोड़ा-सा लेवल जो है वो नॉर्मल आता है, जो आज के क्वेश्चंस होंगे वो प्री के लायक होंगे। आगे बात समझ में? ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि आप इनको हल्के में ले जाओ, आप इनको बहुत ईज़ी वे में ले जाओ। ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे आज के, एनक्लेक्स बेस्ड होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इस क्वेश्चन सेशन से आप 100% कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहूँगा कि इससे आप 100% कुछ कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे, कुछ अपने लिए नॉलेज सीख के जाओगे। आगे बात समझ में? तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करना है, नहीं तो नहीं करना है। आगे बात समझ में? चलिए, आज की जो क्लास हमारी आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग हम जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ हैं वो चला रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज होने वाला है, वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, आंसर क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, लोड नहीं लेना है, फ्री माइंड से क्वेश्चन को पढ़ना है। आगे बात समझ में? फ्री माइंड से अगर क्वेश्चन को करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। एक माइंड से आप प्रिपेयर होके करोगे उस चीज़ को तो अच्छे से अच्छे आप जो इसकी क्वेश्चन की जो थिंग है, उसको समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ए क्लाइंट हैड एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी। एक क्लाइंट एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सटेंसिव सर्जरी है। उसकी सर्जरी जो है वो लंबी चलने वाली है। व्हिच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड द नर्स मॉनिटर क्लोजली? कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा जो मॉनिटर करना पड़ेगा क्लोजली? देखो, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको आंसर नहीं आ रहा है, आपने पहली बार क्वेश्चन को पढ़ा है। एक क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ ऐसी दी हुई होती है कि जो डेंजर होती है। या तो वो कम हो जाए तो डेंजर होती है या ज़्यादा हो जाए तो डेंजर होती है। बस उसी चीज़ को आपको क्लोज़ली मॉनिटर करना होता है। करना होता है या नहीं होता है? देखो, कभी भी जब क्वेश्चन्स आते हैं, आपने रेस्पिरेटरी वाले क्वेश्चन्स को ज़्यादातर देखा होगा। मैंने जब मैं अपने प्रोफ़ेशन में जब नर्सिंग की तैयारी कर रहा था, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन्स हल किए थे कि उन क्वेश्चनों में से मैंने एक ट्रिक बनाई थी। उन क्वेश्चनों में से मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि जितना भी क्वेश्चन जो प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं, जितने भी क्वेश्चन जो प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं, जितने भी जो क्वेश्चन जो प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं बच्चों, उन क्वेश्चनों में से अगर ए और बी का आंसर आता है, अगर ए और बी का आंसर आता है, तो मैं ए और बी का आंसर आँख बंद करके टिक कर दूँगा। क्योंकि सबसे मेन प्रायोरिटी पे हमें ए और बी को रखना होता है, रेस्पिरेशन को रखना होता है। आगे बात समझ में? तो ऐसे ही हमेशा डेंजर चीज़ को अपनाना है क्योंकि रेस्पिरेशन से अगर रेस्पिरेशन रुक गया, अगर किसी बंदे का रेस्पिरेशन रुक जाता है, रेस्पिरेशन पेटेंट नहीं होता है, तो उसकी जान जा सकती है। जा सकती है, नहीं जा सकती है। इसीलिए हम इसको हमेशा प्रायोरिटी में रखते हैं कि पहले इसको ठीक करें, चाहे ब्लड बह रहा है तो बात अलग है। आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको एयरवे को ठीक करना है। करना नहीं होता है कि सर बिल्कुल करना होता है। आप कहीं उसका बीपी लेने बैठ जाओ, उसके जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको देख रहे हो, ट्रैकिया में तो इंजरी हो गई है। आप सबसे पहले क्या करोगे? इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर यही सिखाया जाता है आपको। आपने कभी काम किया हो इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर, इमरजेंसीज़ के अंदर हॉस्पिटल में, तो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। एम्स की जो इमरजेंसी है वो इतनी बिज़ी होती है कि आपको ना बस चुटकियों में काम करने होते हैं। आपको मतलब ऐसे पर्टिकुलरली आपको देखना होता है कि अब मुझे क्या करना है? अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? आगे बात समझ में? तो आपको वो ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएँगी लेकिन आपको एक गैस करना है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन की चीज़ों को पढ़ना है, क्वेश्चन को थिंक को समझना है, क्वेश्चन्स को कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर ही आंसर होता है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। तो आपने ये देखा कि मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी पे हमें रेस्पिरेशन को रखना होता है या एयरवेज को रखना होता है। वैसे ही यहाँ पे आपको डेंजर चीज़ को देखना है कि डेंजर चीज़ कौन-सी होती है, अगर उसके कम या ज़्यादा होने से कौन-कौन से चांसेस हो सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी क्या होता है, कोई कॉन्शियस पेशेंट है, कोई कॉन्शियस आपके पास पेशेंट है, एक वार्ड में एडमिट है और उसकी क्या होनी है, सर्जरी होनी है।
उसकी क्या होनी है बच्चों? सर्जरी होनी है। सर्जरी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड चलने वाली है। लगभग मैं आपसे कहूँ कि भैया ये तो 4 से या 6 से 8 घंटे की सर्जरी होने वाली है, क्योंकि कैंसर की सर्जरी है जो कि 6 से 8 घंटे चलने वाली है। आगे बात समझ में? अब 6 से 8 घंटे सर्जरी चलने वाली है, आपने पेशेंट को कंसेंट लिया, कंसेंट लेने का काम किसका होता है? मुझे आप बताएँगे? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसेंट कौन लेता है? तो कंसेंट कौन ले जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर फिजिशियन लेता है। कौन लेता है? कि सर फिजिशियन लेता है। आगे बात समझ में? कभी भी नर्स का काम नहीं होता है कंसल्ट लेने का, ध्यान रखना इस चीज का। कभी भी आंसर को टिक नहीं करना है, नर्स कभी भी कंसेंट नहीं लेती है। कंसेंट कौन लेता है? कंसेंट का मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ। कंसेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस बारे में, जिस चीज की उसका प्रोसीजर करने वाले हैं, जिस चीज की सर्जरी करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग उसके साइन लेना एक पेपर पे, कि अगर किसी सर्जरी के दौरान कुछ बात हो जाती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। आगे बात समझ में? और वो कौन लेता है? वो हमेशा फिजिशियन लेता है, क्योंकि सर्जरी कौन करता है? फिजिशियन करता है। सर्जन करता है, फिजिशियन करता है या सर्जन करता है, ठीक है? तो सर्जन ही उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि हम ऐसे ऐसे आपकी सर्जरी करेंगे, इस पार्ट को निकालेंगे, इतने घंटे लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम पहले आपको भूखा रखा जाएगा और इतना टाइम लगेगा। आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आपको जो शून्य करने की आपको क्या दी जाएगी? दवा दी जाएगी। सारी चीजें वो बताता है, ये तो हम नहीं बता सकते। तो इसीलिए वो बताता है, इसीलिए वो क्या करता है? कंसेंट लेता है। आगे बात समझ में? सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लॉजिक है। अगर ये किसी पेशेंट को पता है कि मेरी सर्जरी 6 से 8 घंटे चलने वाली है, तो उसको क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कि सर स्ट्रेस हो जाएगा। और जब स्ट्रेस होता है तो क्या रिलीज होता है? कि सर कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं। और कॉर्टिसोल्स का काम क्या होता है? कि सर ये क्या काम करते हैं? कि सर सोडियम का रिटेंशन करते हैं। कि सर सोडियम का रिटेंशन करते हैं एंड पोटेशियम का क्या करवाते हैं? एक्सक्रीशन करवाते हैं। पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाते हैं। सिंपल सी कहानी समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया? देखो सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। आपको टफ बनाया जाता है, लेकिन आपको टफ नहीं बनना है। आपको एकदम से चीजों को हल्के में लेना है, इतना ज्यादा भी नहीं लेना है कि चीजें बेकार हो जाएं। आपको क्या करना है? इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, क्योंकि लोड लेते हैं तो इन चीज़ों का जो क्वेश्चन का करने का तरीका है वो आपका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है? स्ट्रेस में किसी भी काम को करोगे तो चीज़ें अब नॉर्मली ही देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में? जिस तरह यहाँ पे देखने को मिला है। अब देखो, किसी पेशेंट को सर्जरी होनी है, 6 से 8 घंटे चलनी है, उस पेशेंट को पता है, उसको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होने के बाद क्या होगा? कॉर्टिसोल्स रिलीज़ होते हैं और कॉर्टिसोल्स रिलीज़ होते हैं तो क्या करते हैं? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब भी स्ट्रेस आता है तो आपको क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल्स रिलीज़ होते हैं और कॉर्टिसोल्स क्या काम करते हैं? सोडियम को रिटेन करने का काम करते हैं, पोटेशियम को एक्सीट करने का काम करते हैं। आगे बात समझ में? अब भैया सोडियम तो इतना खतरनाक नहीं होता हमारी बॉडी के लिए कि भाई सोडियम के होने से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता हार्ट के ऊपर। देखो पोटेशियम के कम हो जाने से हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बस क्लोराइड और कैल्शियम का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की बात करिए, सोडियम और पोटेशियम की। अब डेंजर कौन-सी चीज़ है? कभी भी हम आपको पता है कि पोटेशियम को बोलस देने से क्या हो जाता है? आपको पता है कि पोटेशियम को कभी भी बोलस नहीं देते हैं, कि आपने पोटेशियम को भर लिया और आपने क्या दे दिया? पेशेंट को बोलस दे दिया। इतने में मेडिसिन खत्म नहीं होगी, आपकी पेशेंट की डेथ हो जाएगी। आगे बात समझ में? इतने में आपकी मेडिसिन खत्म नहीं होगी आप देते वक़्त और पेशेंट की क्या हो जाएगी? फ्लैट लाइन आ जाएगी। ईसीजी में फ्लैट लाइन आ जाएगी, पेशेंट डेड हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो कभी भी केसीएल को, कभी भी पोटेशियम को, कभी भी क्या नहीं देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कभी भी बोलस नहीं देते हैं। सबसे डेंजर चीज़ होती है, इसको इमरजेंसी कार्ड के अंदर रखा जाता है, लॉक करके रखा जाता है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन्स आते हैं कि लॉक्ड मेडिसिन कौन-सी होती है? तो आपको बताना है कि सर पोटेशियम होती है। क्या होती है? पोटेशियम होती है। और पोटेशियम का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 3.5 टू 5.1 mg पर डीएल होती है। क्या होती है? कितनी होती है? कि सर 3.5 टू 5.1 mg पर डीएल होती है या नहीं होती है? कि सर बिल्कुल होती है। अब मुझे एक बात बताएंगे कि जब पोटेशियम लॉस होगा कि भैया जब पोटेशियम लॉस होगा तो पोटेशियम की लॉस होने में कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी? पोटेशियम जब भी लॉस हो जाएगा, मुझे आप बताएँगे कि जब सपोज़ दैट किसी बंदे का जो पोटेशियम है, सपोज़ दैट किसी बंदे का पोटेशियम लॉस हो गया, तो ये क्या काम करेगा? डिसरिथमिया करवाएगा। क्या करवाएगा? डिसरिथमिया करवाएगा। डिसरिथमिया का मतलब क्या होता है? कि अबनॉर्मल रिदम का होना। डिस का मतलब अबनॉर्मल और रिथमिया का मतलब रिदम।
तो डिसरिथमिया का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करवा देगा, जो नॉर्मल रिदम चल रही होगी उसको अबनॉर्मल करवा देगा। आगे बात समझ में? और जब अबनॉर्मल रिदम होगी तो आपकी जो सर्जरी है और आपके जो वाइटल्स हैं वो प्रॉपर नहीं आ पाएंगे, और जब नहीं आ पाएंगे तो आपको सर्जरी होल्ड करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो कभी भी आपको क्या करना है, नर्स क्लोजली मॉनिटर किस चीज़ को करेगी, जो डेंजर चीज़ है, पेशेंट के लिए खतरनाक है, उसी चीज़ को मॉनिटर करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे किसी बंदे का जो पोटेशियम लेवल है वो कितना है, ये नॉर्मल होता है 5.1, ठीक है? अगर किसी बंदे का 6 पोटेशियम आता है, अगर 6 एमजी पर डीएल अगर किसी बंदे का पोटेशियम आता है, इफ अगर ये लेवल आता है तो हमें क्या करना होता है, हमेशा डॉक्टर बोलता है, क्या बोलता है? डॉक्टर क्या बोलता है कि इसको पोटेशियम करेक्शन देना है। इसको क्या देना है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर पोटेशियम को करेक्शन देना है। और पोटेशियम करेक्शन के अंदर हम क्या देते हैं, हम जीआई ड्रिप देते हैं। जीआई ड्रिप देते हैं। अब जीआई ड्रिप का मतलब क्या है? जीआई ड्रिप के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसुलिन लेते हैं, और क्या लेते हैं, डेक्सट्रोज लेते हैं। इंसुलिन लेते हैं और डेक्सट्रोज लेते हैं। डेक्सट्रोज और इंसुलिन लेने का पर्पस क्या है? देखो, आपने पढ़ा होगा कि पोटेशियम का जैसे ही ब्लड का लेवल कितना होता है, पोटेशियम का जो लेवल अगर 6.5 से ज्यादा होता है, सॉरी, हम कहते हैं कि 5.1 से ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। पेशेंट को क्या देते हैं बच्चों? इंसुलिन देते हैं। अब इंसुलिन देने के बाद इंसुलिन क्या काम करेगा? इंसुलिन क्या काम करेगा कि इंसुलिन क्या काम करता है मेरे प्यारे बच्चों? इंसुलिन करता है, इंसुलिन शिफ्ट द पोटेशियम आयन फ्रॉम ब्लड टू सेल। ये बहुत अच्छी लाइन है, इस लाइन को आप लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। बहुत अच्छी लाइन है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन पोटेशियम को शिफ्ट करने का काम करता है। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है नॉर्मल वैल्यू से, तो उसको इंसुलिन दिया जाता है। और इंसुलिन क्या काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन पोटेशियम को उठा के सेल्स के अंदर जाने का काम करवाता है और नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। आगे बात समझ में? इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है? अब भैया एक कंडीशन और हमें पता है कि जैसे ही सर हमने इंसुलिन दिया, जैसे ही हमने तो एक चीज और पढ़ी है सर, कि जैसे ही हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं ना, जैसे ही हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं, तो इंसुलिन क्या काम करवाता है कि सर इंसुलिन ये काम भी करवाता है, इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी करवाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब समझते हो? ग्लूकोज का लेवल को कम करने का काम करता है। आपने सुना होगा जब भी पेशेंट डायबिटिक होता है, जो भी पेशेंट डायबिटीज होते हैं उनको इंसुलिन की इंजेक्शन दिए जाते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? कि सर बिल्कुल देते हैं। क्यों क्यों देते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाता है। ये किसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है? कि सर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किसके अंदर होती है? किसके अंदर होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर होती है। किसके अंदर होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर। जैसे ही किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उसके अंदर इंसुलिन की टैबलेट्स दी जाती हैं या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है? इसको लो लाने के लिए, इसको कम लाने के लिए, क्योंकि इंसुलिन क्या काम करता है, उसको खाने का काम करता है ग्लूकोज को। आगे बात समझ में? ठीक है। अब जब इंसुलिन आपने किसके पर्पज से दी है, कि पोटेशियम के करेक्शन के लिए दी है। आपने पोटेशियम के करेक्शन के लिए इंसुलिन को दिया है, लेकिन इंसुलिन दूसरा काम भी कर रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में ला रहा है पेशेंट को। तो इसी के साथ हम क्या देते हैं, इसी के साथ इसलिए हम क्या देते हैं, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देते हैं, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देते हैं, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना जाए पेशेंट, और हमारा जो पर्पस है पोटेशियम को कम करने का, वो भी पूरा हो जाए। आगे बात समझ में? डेक्सट्रोज जो हाइपरग्लाइसीमिया का काम करेगा, कि इसको मेंटेन करने का काम करेगा। जितना इंसुलिन उसको खाएगा ग्लूकोज को, उसका डेक्सट्रोज पूरा काम कर देगा। आगे बात समझ में? सिंपल सी कहानी है, समझ में आ गया क्वेश्चन? आपको समझ में नहीं आया तो वापस से देखना है। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है, आपको समझना है, ठीक है? अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करता हूँ, कि नॉर्मल जो पोटेशियम लेवल होता है, नॉर्मल जो सोडियम लेवल होता है, वो कितना होता है? कि सर 135 टू 145 होता है, एमजी पर डीएल होता है, ठीक है? अगर मैं आपसे क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 95 टू 106 एमजी पर डीएल होता है,
ठीक है। और पोटेशियम का जो होता है नॉर्मल लेवल 3.52 3.52 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर 5.1 mg/dl होता है। ठीक है। और किस किस चीज़ की है, कैल्शियम का है कि सर कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है। देखो कैल्शियम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन कैल्शियम से आते हैं। कैल्शियम से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। मैंने कैल्शियम के ऊपर पूरी क्लास ली हुई है, हाई हील टॉपिक्स के अंदर आता है। हाई हील टॉपिक्स के अंदर आता है, प्लीज गो एंड वॉच, वहां पे जाके देखें, बहुत अच्छा है। कैल्शियम आपका एकदम निचोड़ के रख दिया है मैंने वहां पे। 40 से 45 मिनट की क्लास है, आपको पूरा के पूरा कैल्शियम डिट्टो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आगे बात से कैल्शियम को देखें, कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 9 टू 10.5 mg/dl होता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे सपोर्टिव नंबर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। आगे बात समझ में, चलिए यहाँ तक की कहानी हमारी पहले क्वेश्चन के बारे में हुई। बहुत सारी बातें हैं, मैं और भी बातें आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है हर सेशन के अंदर। देखो कैल्शियम के अंदर इतने क्वेश्चंस बनते हैं। देखो कैल्शियम अगर 9 से कम जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, ये सभी को पता है। अगर 10.5 से ज़्यादा जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया के अंदर 2 पॉजिटिव साइंस आते हैं। कौन कौन से आते हैं कि सर, एक तो चॉविस्टिक साइन आता है, चॉविस्टिक साइन आता है, एक ट्राउसियस साइन आता है। पॉजिटिव साइन होते हैं, ट्राउसियस साइन होता है, चॉविस्टिक साइन होते हैं। इतनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से, इतनी बार क्वेश्चंस आए हैं कि पूछो मत। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ये हल्के में मत लेना हाइपोकैल्सीमिया को। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट प्रिंसिपल मस्ट ए नर्स कंसीडर एंड व्हेन द केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एंड विद ए क्लोज्ड वुंड ड्रेनेज सिस्टम। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट प्रिंसिपल मस्ट ए नर्स, व्हाट प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल मस्ट इंश्योर करेगी, नर्स, एक नर्स जो है वो कौन सा प्रिंसिपल को इंश्योर करेगी अच्छा है, कंसीडर व्हेन द केयरिंग और द, किसके लिए कर रही है कि व्हेन, जब वो केयर करती है एक क्लाइंट के लिए क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है। आप सभी को पता है जो क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम होता है वो क्या होता है। देखो सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ, आपने बैक मशीन का नाम सुना है? बैक मशीन का नाम नहीं सुना होगा, आप काफी बच्चों ने सुन लिया होगा। इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है। और नेगेटिव प्रेशर ये क्या काम करता है, बैक मशीन से जो हमारा वुंड होता है जल्दी हील हो जाता है। तो इसे लिखेंगे टू यूज, ऐसे लिखेंगे टू यूज अर्ली हीलिंग ऑफ वुंड। बैक मशीन का यूज कहाँ करते हैं, टू अर्ली हीलिंग ऑफ द वुंड। वुंड को अर्ली हील करने के लिए, जल्दी से जल्दी हील करने के लिए हम क्या करते हैं, बैक मशीन का यूज करते हैं। तो बैक मशीन का जब भी यूज करते हैं तो वहां पर क्लोज वुंड ड्रेनेज को हम क्या करते हैं, सिस्टम को अपनाते हैं। क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम को अपनाते हैं। एक मशीन होती है बैक मशीन, मैं आपको दिखाऊंगा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कि बैक मशीन होती है। बैक मशीन का काम होता है कि वहां से जितना भी फ्लूइड आ रहा है उसको खींचना अपनी तरफ और एक चैम्बर के अंदर कलेक्ट करना। और चैम्बर के अंदर मार्किंग होती है, और मार्किंग मार्किंग से हम क्या पता लगा सकते हैं बच्चों कि कितना इसके अंदर ड्रेन हमें आने को मिला है। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहे हैं हम, कभी भी जब क्लोज चीजें होती हैं, क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। अब नेगेटिव प्रेशर से फ्लूइड कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करी गई है। आपको कॉमन सेंस यूज करना है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटी ग्रेविटी कॉजेज द फ्लूइड फ्रॉम द डाउन प्रेशर ग्रेड। अब भाई ग्रेविटी का काम नहीं है यहाँ पे हम तुम ऐसे थोड़ी कर रहे हो, पानी को यहाँ पे नीचे नीचे डाल रहे हो तो वो तो ग्रेविटी हुई। तो यहाँ पे ग्रेविटी का कोई सीन नहीं है, यहाँ तो प्रेशर से खींच रहा है। बैक मशीन लगाई हुई है क्लोज बाउंड्री सिस्टम में, तो वहां से खींच रहा है वो तो, ये गलत हो गया। फ्लूइड फ्लो फ्रॉम द डिटर्मिनेंट्स बाय द डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन, कि डायमीटर पे डिपेंड करता है कि अगर चौड़ा डायमीटर होगा, चौड़ी अगर नली आपने लगाई होगी तो ज्यादा आएगा, और कम आएगा, कम लगाई होगी तो कम आएगा। भाई डायमीटर का भी कोई रोल नहीं है, कितनी भी आप छोटी नली लगा दो वहां से प्रेशर से खींचेगा तो प्रेशर से ही आएगा। आगे बस में। एंड शिफ्टिंग शिफ्टिंग causes the शिफ्टिंग causes the fluid to flow from the one level to another level। लेवल की कोई बात नहीं होती है यहाँ पे, हायर लेवल नहीं बताया गया है, लो लेवल नहीं बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ लेवल के बारे में बात करी गई है। तीनों के तीनों जो आंसर है वो इनकरेक्ट हैं। जो डी आंसर है वो बच्चों वो
बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन ने हमने क्या बताया है कि क्लोज बुंड ड्रेनेज सिस्टम की बात करी गई है। तो क्लोज बुंड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब आपको एक ही बात ध्यान में आनी चाहिए कि नेगेटिव प्रेशर की बात कर रहा है, कि जहां पे नेगेटिव प्रेशर होता है तो क्या करता है कि फ्लूइड फ्लो फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर। आपने अगर आपकी पानी में आपने एक थैले के अंदर पानी भरा हुआ है और आपने उसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, टाइटली क्लोज कर दिया, आप अपने प्रेस कर रहे हो अपने हाथ से, तो पानी कहाँ जाएगा, आगे की तरफ भगेगा, भगेगा नहीं भगेगा, हायर प्रेशर टू वन ऑफ लोअर प्रेशर। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी का। तो फ्लूइड फ्लो करता है एकदम हायर प्रेशर टू वन ऑफ लोअर प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी बातें हैं, ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, इनर्स डिटरमाइन एन इंट्रावीनस सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ये आपका आज जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सबको क्लियर करके चलेंगे। इनर्स डिटरमाइन द इंट्रावीनस सॉल्यूशन 0.5%, 0.45% सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड NaCl की बात कर रहा है, ठीक है। इन व्हाट कैटेगरी फ्लूइड्स एंड डज नॉट सॉल्यूशन बिलोंग, डज सॉल्यूशन दिस बिलोंग। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से टाइप का फ्लूइड होता है। अगर NaCl की मैं बात करूं आपसे तो NaCl जनरली 0.9% का होता है भैया, हमने तो ये देखा है। अगर मैं यहाँ पे NaCl की यहाँ पे हाफ बात करी गई है, अगर इसमें आप 1 का 2 का भाग देते हो तो 0.45% आ जाता है। अगली बात सुन, तो ये इसके बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा सोल्यूशन है। इसको जानने से पहले आपको आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, उसके बारे में आपको जानना है। आगे बात समझ में, देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में आपको जानना होगा कि आइसोटोनिक फ्लूइड क्या है। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको लिखता हूँ कि सर आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होता है। आइसोटोनिक वह फ्लूइड होता है जिसकी जो ग्रेविटी होती है, जिसकी जो हम कह सकते हैं जिसकी जो वॉल्यूम्स होते हैं, किससे मैच होते हैं, किससे मैच होते हैं, हमारे ब्लड से मैच होते हैं। आगे बात समझ में, ऐसा फ्लूइड जो ब्लड के समान है, ब्लड के समान है, उसको कहते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। आगे बात समझ में, मैंने क्या कहा कि ऐसा फ्लूइड जो ब्लड के समान है उसको हमने क्या कहा बच्चों, आइसोटोनिक फ्लूइड कहा। और आइसोटोनिक फ्लूइड जो उसकी जो सांद्रता होती है वो 245 से 375 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। इस बात को लिख लेंगे, इस अगर किसी बच्चे को नहीं आती हैं चीजें तो लिख लेना है प्लीज। एक होता है हाइपोटोनिक, अगर किसी की सांद्रता 245 से कम है, 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर से कम है तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक किसे बोलेंगे, अब हाइपरटोनिक भैया हम 375 से ज्यादा है, अगर किसी की सांद्रता 375 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज्यादा है तो उसको हम बोल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया। कि सर ब्लड की सांद्रता या ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है, तो ब्लड की भैया होती है 274 से लेके 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। क्या होती है, 274 से लेके 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चंस जो हैं वो एनक्लेक्स बेस्ड हैं, एमसिली जो मानता है उनको मानता है, इनको मानता है। आगे बात समझ में, एमसिली के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं मैंने आपको बताई हैं, आपको इनको रट लेना है, इनको समझ लेना है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पता लगा कि जो ब्लड की सांद्रता है 274, कितनी, 274 से 294 है, किसके बीच में आ रही है भैया, कि आइसोटोनिक फ्लूइड के बीच में आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है, कि सर बिल्कुल आ रही है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, ब्लड इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन, ब्लड इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। आगे बात समझ में आई या नहीं आई, और बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप सभी को। चलिए अब मैं आपसे कुछ यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बातें करता हूँ कि सर NaCl की सांद्रता कितनी होती है, NS की सांद्रता कितनी होती है, NS की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, 308 मिली ऑस्मोल
पर लीटर होती है। कितनी होती है? 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अगर मैं आपसे आरएल की बात करूं तो कितनी होती है? 273 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। कितनी होती है? दो 273 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अगर मैं आपसे D5% की बात करूं तो 260 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। कितनी होती है? 260 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको बताता हूँ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस की सांद्रता कितनी होती है? कि सर 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। तो ये कैसा हुआ? कि सर लो हाइपोटोनिक हुआ। कौन सा हुआ? कि सर लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। आगे बात समझ में? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, तो आपको क्या करना है? इसका आंसर करेक्ट कर देना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? तो यहाँ तक की कहानी हमारे किसके बारे में थी बच्चों? हमारे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक के बारे में थी, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूँ कि सर यहाँ पे जो इसकी जो सांद्रता होती है वो 0.9% के अंदर होती है। कितनी? आपने जनरली जो एनएस आता है, नॉर्मल सलाइन जो आता है, वो कितने आता है? 0.9% के अंदर आता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये सर 308 तो हमारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आ रही है, 308 तो इसके अंदर आ रही है, तो इसको हमने क्या बोल दिया कि सर आइसोटोनिक होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 0.45% की सांद्रता बताएंगे। तो आपको मैंने कितनी बताई है? सर 308 होती है। 308 में आप 2 का भाग दोगे, कितनी निकल के आएगी बच्चों? 154 करीब निकल के आती है। कितनी निकल के आती है? कि सर 154 निकल के आती है। और 154 की वैल्यू 245 से कम होती है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कि सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। कैसा सॉल्यूशन हुआ? कि सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन करके पूछता है तो आपको आंसर देना है सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आपने नाम सुना होगा कि NH3% भी होता है। NH3% भी होता है या नहीं होता है? लेकिन हमने नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल जो होती है 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। किसकी वैल्यू? 0.9% की वैल्यू। अगर आप इसकी 3% की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आती है? कि सर हाइपर के अंदर आती है। फिर क्या हो जाएगी? हाइपर हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया? सभी को क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया? हमने क्या 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 चीज़, बहुत सारी चीज़ें बातें करी हैं। हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक क्या होता है? आगे बात समझ में? इन सारी चीज़ों, जितनी भी मैंने चीज़ लिखाई है, आप सभी को उनको लिख लेना है, समझना है और वापस से रिवीजन करना है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। देखो, किसी भी चीज़ को करने का तरीका होता है कि उसके इर्द-गिर्द की सारी चीज़ें आप पढ़ लो। अगर उसके इर्द-गिर्द की सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बात समझ में? स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की। ये पढ़ने की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रैटेजी होती है। अगर स्ट्रैटेजी आपको आ गई तो आप कैसी भी एग्जाम को क्रैक कर दोगे। आगे बात समझ में? चलिए, कभी भी कोई भी ज्ञान देता है तो स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं देता है। वो ज्ञान देगा आपको कि आपको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है, आपको 10 घंटे पढ़ना है। मैं कहता हूँ आप 2 घंटे पढ़ो। मैं कहता हूँ आप 2 से 4 घंटे पढ़ लो, बहुत है। लेकिन पढ़ो दिमाग से। पढ़ो कंसंट्रेशन होके। आपने अगर किसी चीज़ को कंसंट्रेशन होके पढ़ा है, आपने एकदम मेंटली उसको चीज़ को पढ़ा है, माइंडली आपने चढ़ा है, कि ध्यानपूर्वक पढ़ा है, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था आपके 2 घंटे 4 घंटे के अंदर, तो आपको वो लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहेंगी। आगे बात समझ में? किसी भी चीज़ को आप करके देख लेना, आप अगर आपने दिमाग लगा के पढ़ा है तो आपको लंबे समय तक याद रहती है। रहती है, नहीं रहती है? आपने कभी भी आपके अंदर कोई सीन हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, आपको याद रहता है कि अरे यार एकदम वहाँ पे हुआ था, ऐसा हुआ था। होता है, नहीं होता है? कि सर बिल्कुल होता है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को आप कंसंट्रेशन होके पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। आप ये नहीं कि आप, कोई बंदा है 10 घंटे पढ़ रहा है लेकिन बैठा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, इधर से पकौड़े आ रहे हैं, इधर से पानी आ रहा है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आपको एकदम कमरे में कैद होना पड़ेगा। कमरे में कैद होके आपको पढ़ना पड़ेगा। वो वाली चीज़ है कि एक दिन में सफलता हासिल नहीं होती, लेकिन एक दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। आगे बात समझ में? तो आपको लगातार पढ़ते रहना है, निरंतर पढ़ना है, अपना प्रयास जो है जारी रखना है, अपनी लगन, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, ताकि आप सक्सेस हो सको। 6 महीने की मेहनत है, 6 महीने के बाद आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, पढ़ो मत पढ़ो जयराम जी की। 6 महीने के आप अंदर आप एम्स में दिखोगे, मेरी गारंटी है। अगर 6 महीने आपने लगातार मेहनत कर ली ना, 100% आप एम्स के अंदर दिखोगे। आगे बात समझ में?
चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? What clinical finding does a nurse anticipate when admitting a client with the extracellular fluid volume excess? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ना समझना। What clinical finding does a nurse anticipate? कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग, एक कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग नर्स एंटिसिपेट करेगी, समझेगी, जानेगी व्हेन एडमिटिंग ए क्लाइंट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस? दो तरह के फ्लूइड होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक होता है आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है और सेल के बाहर पाया जाता है। सेल के बाहर का मतलब ब्लड में पाया जाता है। आगे बात समझ में? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो वेन के अंदर पाया जाता है, ब्लड को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। आगे बात समझ में? इंट्रा सेलुलर जो सेल्स के अंदर पाया जा रहा है, उसकी यहाँ पे बात नहीं करी गई है। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी गई है कि सर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब ब्लड की बात करी गई है कि ब्लड का लेवल जो है बढ़ चुका है बॉडी के अंदर। अब जब बढ़ चुका है तो हमें किस चीज से पता लगेगा कि ब्लड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है? बताएंगे, देखो। सपोज दैट किसी की बॉडी के अंदर 6 लीटर ब्लड होता है। क्या होता है? 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। अगर इसका जो ब्लड है 7 to 8 लीटर पर लीटर हो गया है, पर लीटर हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी? देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैपिड एंड थ्रेडी पल्स। रैपिड एंड थ्रेडी पल्स का मतलब समझ रहे हो? रैपिड एंड थ्रेडी पल्स का मतलब समझ रहे हो कि फास्ट फास्ट, मतलब कि पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है। पल्स रेट इंक्रीज होगी क्या? देखो, पल्स रेट जहां भी इंक्रीज होती है ना बच्चों, पल्स रेट जब भी इंक्रीज होती है वो कहाँ होती है? कि जो ब्लड का लेवल जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि ब्लड का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन कम मिलेगी हमारे टिश्यूज को, और जब भी ऑक्सीजन कम मिलती है तो हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? ट्रैकीकार्डिया करता है, पल्स रेट को बढ़ा देता है, ताकि आप जल्दी जल्दी काम करो और ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचाओ अपने टिश्यूज के अंदर। तो कभी भी ये ध्यान रखना, जब भी हाइपोवोलेमिया होता है, वॉल्यूम कम होता है बॉडी के अंदर, तो हमारी जो पल्स रेट है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है। ना कि ना कि जब हमारा ब्लड हाइपरवोलेमिया होता है तब। आगे बात समझ में? तो ये कहाँ देखने को मिलेगी कि भैया हाइपोवोलेमिया के अंदर देखने को मिलेगी? कहाँ देखने को मिलेगी कि सर हाइपोवोलेमिया के अंदर देखने को मिलती है? आगे बात समझ में? चलिए, डिस्टेंडेड जुगुलार वेन, इसके बारे में बाद में समझेंगे। एलिवेटेड हेमेटोक्रिट लेवल। एलिवेटेड हेमेटोक्रिट लेवल, अगर आपका जो हेमेटोक्रिट लेवल होता है वो कितना होता है? नॉर्मल। नॉर्मल जो हेमेटोक्रिट लेवल होता है वो 45% होता है। कितना होता है? 45% होता है एक आदमी का। अगर किसी के अंदर क्या होता है, अगर ये एक तो क्या हो रहा है कि 6 लीटर के अंदर है 45%, और यही 45% किसके अंदर है? 8 लीटर के अंदर। तो हमेशा क्या होता है बच्चों? एलिवेटेड नहीं होती हेमेटोक्रिट लेवल। हेमेटोक्रिट लेवल का मतलब होता है सांद्रता उसकी कम हो जाती है। कम होगी या नहीं होगी? कि सर बिल्कुल हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार। एक किलो चीनी आप 6 लीटर पानी के अंदर घोल रहे हो, तो उसकी सांद्रता, उसका जो गाढ़ापन होगा वो चिपचिपा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपने वही 1 किलो चीनी 8 लीटर पानी के अंदर घोल दी, तो कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी। पतला देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको कम मीठा देखने को मिलेगा। तो वही सांद्रता की बात कर रही है ये, तो यहाँ पे सांद्रता क्या होती है? कम हो जाती है। कि इंक्रीज द सीरम सोडियम लेवल। सीरम सोडियम लेवल का यहाँ पे किसी तरह से कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर आप ताल्लुकात रखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर एक तो क्या है कि हमारा 135 से 145 मिली mg पर डीएल जो कहाँ था? 6 लीटर के अंदर था। और यही लेवल कहाँ हो जाएगा? हमने सोडियम थोड़ी दिया है पेशेंट को, हमने पेशेंट को सोडियम थोड़ी दिया है। वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा है? फ्लूइड बॉडी बढ़ा है। तो फ्लूइड बॉडी बढ़ने के बाद क्या होगा? सोडियम पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, उल्टा सोडियम लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर यहाँ पे जा रहा है, डिस्टेंडेड जुगुलार वेन। और जुगुलार वेन कहाँ होती है? हमारी नेक की साइड होती है, दोनों नेक की साइड जुगुलार वेन्स होती है, जो सबसे बड़ी वेन्स होती हैं। और आईजेबी इनको बोलते हैं, इंटरनल जुगुलार वेन। सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन इंसर्शन। सेंट्रल लाइन को लगाने के लिए, जो सेंट्रल लाइन लगाते हैं ना, सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है आईजेबी। आईजेबी क्वेश्चन आए तो प्लीज इसको आईजेबी ही करना, एसबीसी नहीं करना है। सब क्लेवियन वेन नहीं होती है, सब क्लेवियन वेन दूसरे नंबर पे आती है। अगर आपको आईजेबी इंटरनल जुगुलार वेन दिया हुआ है आंसर के अंदर, तो आपको आईजेबी ही करना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? समझ में आ रहा है?
चलिए, अगर मैंने आईजीबी की बात करूँ तो कौन सी साइड होगी भैया? अगर लेफ्ट राइट आपसे पूछा जाए तो आपको राइट आंसर करना है। आपको क्या करना है बच्चों? आईजीबी के अंदर भी राइट साइड वाला पोर्शन हम यूज करते हैं क्योंकि ये हट के ज्यादा पास होता है, राइट एट्रियम के ज्यादा पास होता है। अगर आप यहाँ लेके आओगे तो आपको ज्यादा इंसर्ट करनी पड़ेगी, आप यहाँ से लेके आओगे तो इजीली यहाँ पे कम इंसर्ट करनी पड़ती है। सेंट्रल लाइन सभी को पता है, सेंट्रल लाइन हम क्यों डालते हैं पेशेंट को, सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज गो एंड वॉच, मेरा फुल डिटेल में लेक्चर मैंने लिया हुआ है सेंट्रल लाइन पे, आप जाके देखें, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद द डायरिया। एक नर्स है जो क्या एक क्लाइंट की केयर कर रही है, डायरिया के साथ है पेशेंट। पेशेंट किसके साथ है? डायरिया के साथ है। इन विच द क्लिनिकल इंडिकेटर डज नॉट नर्स एंटिसिपेट डिक्रीज। मतलब कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो डिक्रीज होगा? देखो, डिक्रीज की बात करी गई है, क्वेश्चन को समस्या, क्वेश्चन को बस यही समस्या होती है बच्चों की, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देना है जो चीजें यहाँ पे पॉइंट पूछे गए हैं कि ये क्वेश्चन से ये क्वेश्चन हमारा हल करवा सकता है, ये पॉइंट हमारा क्वेश्चन जो है वो हल करवाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज की बात करी गई है। अगर एक बंदा है, कॉमन सेंस वाली बातें करूंगा, समझना। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है, डायरिया का मतलब 10 लग जाना। अब 10 लगेगा तो पतले पतले जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा कि सर बिल्कुल जाएगा। उसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड लॉस होगा। फ्लूइड लॉस होता है उसके अंदर। फ्लूइड लॉस होगा तो फ्लूइड जो है हमारे 6 लीटर हमारे अंदर जो फ्लूइड था वो कितना रह जाएगा? 4 लीटर रह जाएगा। रहेगा नहीं रहेगा? अभी अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको आपको बताया था कि जब भी हाइपोवोलेमिया होता है तो पल्स रेट क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे डिक्रीज की बात करी गई है तो पल्स रेट डिक्रीज तो नहीं होगी, यहाँ पे कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर गलत हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? चलिए, अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये कह रहा है कि डिक्रीज हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब भी हेमेटोक्रिट लेवल से ही आप क्या कर सकते हो? उसको मैच कर सकते हो। कैसे? कि मैंने आपको बताया कि सर 6 लीटर के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो थी वो 10 थी, ठीक है? नॉर्मल बात बता रहा हूँ मैं आपको, सपोज दैट, ठीक है? 6 लीटर ब्लड के अंदर 10 थी और यही आपको कितनी रह गई? 10, 6, 4 लीटर के अंदर 10 रह गई। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी या घटी? कि सर बिल्कुल बढ़ गई। तो यहाँ पे डिक्रीज बताया गया है तो ये भी आंसर गलत हो गया। अब यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज बताया गया है, देखो बताया गया है, नहीं बताया गया कि सर डिक्रीज बताया गया है, लेकिन यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। जब भी हाइपोवोलेमिया होता है ना पेशेंट को, हाइपोवोलेमी होता है तो क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी ये तीनों आंसर जो हैं वो गलत हो जाते हैं। टिश्यू टर्गर की बात करी गई है, टिश्यू टर्गर डिक्रीज होता है कि सर बिल्कुल होता है। टिश्यू जो टर्गर होता है, टिश्यू टर्गर का मतलब मैं आपको बताता हूँ। टिश्यू टर्गर का मतलब सिंपल सी कहानी होती है। टिश्यू टर्गर का मतलब होता है स्किन की इंटीग्रिटी। टिश्यू टर्गर का मतलब है स्किन की इंटीग्रिटी क्या हो जाती है? इसकी कम हो जाती है। आपको ड्राइनेस देखने को मिलती है जब भी फ्लूइड निकलता है बाहर बॉडी से, तो आपको ड्राइनेस देखने को मिलती है, स्किन झुर्रियां पड़ जाती हैं आपके बॉडी के ऊपर। आगे बात में सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा आंसर है। आपको आता भी था, आपने गलत कर दिया, ठीक है? और जिनका भी आंसर सही हुआ है बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, आप एक कदम और आगे पहुंच चुके हो। देखो, इजी क्वेश्चंस को अगर आप गलत करते हो ना तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। आगे बात समझ में? तो इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। एटलीस्ट इतना तो रखो, जो चीज मैंने पढ़ रखी है उसको तो मैं गलत नहीं करूंगा। जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको इतना कंसंट्रेशन से पढ़ो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आग लगा दूंगा क्वेश्चन के अंदर। इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए, क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो। आगे बात समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक क्लाइंट रिपोर्ट द वॉमिटिंग एंड डायरिया। एक क्लाइंट है, रिपोर्ट कर रहा है वॉमिटिंग एंड डायरिया। एक क्लाइंट जो आया है हमारे पास, वॉमिटिंग एंड डायरिया का पेशेंट है, उसको ऊपर से भी निकल रहा है, नीचे से भी निकल रहा है फ्लूइड, और 3 दिन से निकल रहा है। अब आप सोचो कि अगर इतना फ्लूइड वॉल्यूम लॉस होता है तो क्या चीजें होती हैं? आप सोच लेना थोड़ा सा ना। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग विल मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेट एंड दैट क्लाइंट हैज अ फ्लूइड डेफिसिट। ये क्लाइंट जो है वो फ्लूइड डेफिसिट है। ये क्लाइंट जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा है? फ्लूइड डेफिसिट की कंडीशन में है, फ्लूइड डेफिसिट हो चुका है। इसको क्या कंडीशंस होने वाली है? अब आपने जो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर सोचा था वो नॉर्मल फिनोमिना था। नॉर्मल इन द सेंस, आपने यहाँ पे देखा था एक बंदा है जिसके अंदर क्या हुआ? डायरिया हुआ है। डायरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्किन टर्गर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है?
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीवियर ब्लड लॉस, सीवियर फ्लूइड लॉस हुआ है। सीवियर का समझ रहे हो आप? सीवियर का मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, 6 से 2 रह गया है। आपको देखो, पेशेंट को वॉमिटिंग भी है, पेशेंट को डायरिया भी है, और 3 दिन से है भाई साहब। अगर आप उसकी बात करो कि 2 लीटर भी, अगर 1 से 1.5 लीटर भी रोज का फ्लूइड लॉस हो रहा था, तो लगभग इसका 4 लीटर ब्लड जो फ्लूइड है वो लॉस हो गया। अगली बात समझ में, तो इसके अंदर क्या होगा? देखो, प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, देखो ड्राई स्किन तो होगी, लेकिन ये हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। आपको बताता हूँ, लॉस ऑफ बॉडी वेट, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा क्या? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा क्या? देखो, इनिशियली होगा, लेकिन क्या होता है कि जैसे पल्स रेट बढ़ेगी, क्योंकि हाइपोवोलियम के अंदर पल्स रेट बढ़ती है, तो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ना होता है। एंड अल्टरनेट जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस की बात यहाँ पे नहीं होगी। जैसे अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस अल्टर्ड होगा ही। ये सारी नॉर्मल बातें हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो बात आपको बताई गई है, स्पेसिफिक बात जो हमें करनी है, वो क्या होगा कि लॉस ऑफ बॉडी वेट। अब आपको मैं समझाता हूँ। एक पेशेंट है जो 3 दिन से वॉमिटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? वॉमिटिंग एंड डायरिया की कंडीशन है उसको, ठीक है, 3 दिन से है। अब 3 दिन से उसका जो 6 लीटर जो ब्लड था या वॉल्यूम था, वो कितना हो गया है? 3 लीटर रह गया है। अब 3 लीटर का मतलब समझ रहे हो? 3 लीटर का मतलब आपको समझना है कि कम से कम 3 से 4 किलो उसका वजन कम हो जाता है। आपको क्या होगा कि वेट लॉस देखने को, क्योंकि आप सीवियर फ्लूइड लॉस हुआ है। अब जब सीवियर फ्लूइड लॉस होता है ना, तो उसके अंदर वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलती है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। कौन सा? अगर आपको डायरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, वॉमिटिंग की देखने को मिल रही है 1 दिन की, यहाँ पे कोई भी चीज मेंशन नहीं की है, तो आपको क्या जाना है? ड्राइनेस पे जाना है। अगर यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा दिन की अगर आपको मेंशन किया हुआ है कि 3 दिन से लगातार पेशेंट क्या कर रहा है? वॉमिटिंग कर रहा है, लगातार पेशेंट 3 दिन से डायरिया कर रहा है, और उसको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, तो आपको बेस्ट आंसर होगा लॉस ऑफ बॉडी वेट। उसका जो वेट है, उसका जो वजन है, वो गिरने लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई या नहीं आई? उसको कैलोरीज की बहुत ज़रूरत होती है। जब उसको कैलोरीज नहीं मिलेंगी, तो उसका जो बॉडी वेट है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? और लगभग मैं आपको एक आंसर बता देता हूँ कि अगर आपका 1 लीटर ब्लड जाता है, 1 लीटर अगर वॉल्यूम आपका जो फ्लूइड वॉल्यूम है कम होता है, तो 2.2 एलवी वेट कम होता है। और एलवी का मतलब आप समझ लेना, 2.2 एलवी क्या हो जाता है? वेट लॉस हो जाता है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि 2.2 एलबी का कितना वेट हुआ? कितना वेट हुआ? 1 केजी हुआ, 2 केजी हुआ, 1200 ग्राम हुआ, कितना हुआ? आपको कमेंट करके बताना है कि 2.2 एलबी का वेट जो है वो कितना आपको ग्राम देखने को मिलेगा। आगे बस में, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज मेरी नाइट ड्यूटी है, तो मुझे निकलना होगा। काफ़ी टाइम हो चुका है, 7:05 हो चुकी हैं लगभग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। चलिए, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे, आपको अच्छा कंटेंट हमेशा मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट होने का मौका मिले, लोग हमें जानने लगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें इसी प्रकार और बढ़ते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में।